dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। होपफुली आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आए आज चैप्टर नंबर 2 जो है इसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ठीक है इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसमें तकरीबन पिछले चैप्टर ही की कुछ बातें हैं जिसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले उन बातों को देखेंगे और फिर हम जो है वो आगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने एक एटम के स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? साफ कि वो एक चीज जो है वो अंदर से कैसी है। ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमने देखना है कि एटम जो है वो अंदर से कैसा है, किस तरह का है, क्या क्या उसके अंदर चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में गिवन है स्टार्टिंग वाले पेज पर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम आगे अपने नेक्स्ट पोर्शन को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आज का जो लेक्चर है हमारा, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस एज इट इज आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या आपसे यहाँ से आपको सिर्फ एमसीक्यूज और आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। ठीक है, आपने इस लिहाज से इसको सुनना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वो कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यादातर एलिमेंट्स जो है किस शक्ल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने बताना है सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे वो पूछेगा कि वेरी फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत कुछ एलिमेंट्स हमारे पास, बहुत ही थोड़े से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। हमारे पास एक ब्रोमीन है और हमारे पास एक जो है वो मरकरी है। ठीक है, Hg मरकरी। तकरीबन ये दो ही एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि लिक्विड शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन और एक मरकरी। और कुछ एलिमेंट्स बाकी जो गैसेस की शक्ल में पाए जाते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, याद है ना? हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी। ठीक है, हमने इसका पीरियोडिक टेबल का, जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेबल की वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। हमने 10 से 15 मिनट में तकरीबन पीरियोडिक टेबल के अहम एलिमेंट्स को हमने याद कर लिया था निमोनिक्स की मदद से। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ठीक है आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है हमारे पास। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी हमारे पास हैवी मेटल है, आयरन। ठीक है, और दूसरी एल्यूमिनियम और जिंक। हैवी मेटल का मतलब सख्त होती है मेटल। ठीक है, और उसके बाद इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जबकि एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल्स है, इनकी डेंसिटी कम होती है। आपने इस बात को जहन में रखना है। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज हैं। आयरन का एक हैवी मेटल है, एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल्स हैं। आपने इस लाइन को एमसीक्यूज के लिहाज से ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक, एक डिफरेंस बताया गया है। हमारे पास जो मेटल्स हैं ये ज्यादातर लस्टर कहते हैं शाइनिंग को। वो अक्सर बाइक्स वगैरह पे ना लस्टर मारते हैं, जिसे चमक कहते हैं हम। ठीक है, अगर घर के फर्नीचर पे भी लस्टर, ठीक है, जिसे चमक कहते हैं। तो मेटल जो है वो लस्ट्रेस होती है, शाइनिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं ज्यादातर। ठीक है, उनकी बड़ी स्मूथ सरफेस होती है, वो रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो लस्ट्रेस होती हैं। जबकि हमारे पास जिस तरह आयरन आपने देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, किस तरह शाइनिंग होती है, लस्ट्रेस होती हैं। जबकि नॉन मेटल जैसे कि सल्फर और कार्बन जो है ये डल होते हैं। ठीक है, ये अपीयर होते हैं, डल नजर आते हैं हमें, ये उतनी अच्छी तरह से रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, निशानात लगे हुए हैं। आपने इस तरह बिल्कुल यही जो है वो आपने अपने बुक पे पेस्ट कर लेना है इन्हें, और आपने ही एमसीक्यूज को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ एमसीक्यूज है हमारे। ठीक है, आपने इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम जो एटम है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले क्या है, जो आइडिया है सबसे पहले एटम का, ये एमसीक्यूज है। और आइडिया सबसे पहले एटम का हमारे पास सबसे पहले प्रपोज पेश किया था ग्रीस। ग्रीस कहते हैं यूनान को। किसे कहते हैं? यूनान। लिख ले बुक के ऊपर, यूनान हमारे मुल्क है यूरोप के अंदर, उसे इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। तो ग्रीस के हमारे पास एक फिलोसफर थे, फिलोसफर थे हमारे पास, उनका नाम है डेमोक्रिटस। क्या नाम है? डेमोक्रिटस। क्या नाम है साइंटिस्ट का? डेमोक्रिटस। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेमोक्रिटस ग्रीस के एक फिलोसफर थे। इन्होंने सबसे पहले दुनिया के अंदर एटम का कॉन्सेप्ट जो था वो पेश किया था। ठीक है, इनका कहना था कि हमारे पास जो मैटर है ना, ठीक है, मैटर जो है वो टिनी का मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, जर्रात से। हमारे पास कोई भी मैटर की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली कि ऐसी कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। अभी जो मैटर है हमारे पास, ये जो मैटर है ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से आपस में मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उनका कहना ये था कि जो मैटर है आप डिवाइड करें, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करें, फिर इसको मजीद डिवाइड करते चले जाएं, वक्त आएगा कि मैटर का एक हिस्सा बच जाएगा जो कि मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। उस हिस्से को उसने कहा एटम। ठीक है, उसने क्या नाम दिया? एटम का।
ठीक है। और एटम का स्ट्रक्चर जब हम देखें ना मतलब, तो ए का मतलब है नॉट, टॉम कहते हैं कट को। वो बच्चे जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है, बेटा आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी, एनाटॉमी में भी एना टू और टॉमी कट। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जानदारों को अंदर से चीर फाड़ कर स्टडी करते हैं, टॉम कट को कहते हैं, ठीक है। तो ए का मतलब नॉट टॉम कट, मतलब जिससे ना काटा जा सके, ठीक है। दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना, सब डिवाइड का मतलब होता है मजीद तकसीम करना, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, से मजीद तकसीम किया ना जा सके, इसे एटम कहा गया, ठीक है। डेमोक्रिटस ने इसका जो था वो आइडिया दिया, ठीक है। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वो सबसे पहले हमारे पास जिस साइंटिस्ट ने दिया वो जॉन डाल्टन है। क्या नाम है इनका? जॉन डाल्टन, ठीक है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन तकरीबन 1800 में इसका एक्सपेरिमेंट, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स आपस में मिलकर बनते हैं। और फिर इन्होंने एटम्स की एग्जिस्टेंस का, एटम्स के वजूद होने का एविडेंस दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, जॉन डाल्टन ने आपके बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ, लेकिन आपने ज़हन में रखना है जो जॉन डाल्टन है इसने एटम का एक मॉडल पेश किया। इस मॉडल को कहते हैं सॉलिड स्फीयर मॉडल। क्या कहते हैं? सॉलिड स्फीयर मॉडल। स्फीयर स्टूडेंट्स कहते हैं जिस तरह आपकी बॉल है ना, जो गोल चीज, ठीक है, 3 डायमेंशनल में ना गोल चीज, तो आपने देखा होगा, ठीक है। बॉल्स होती हैं, ठीक है, गेंद है, वो किस तरह गोल है, इस तरह। अब सॉलिड बॉल से क्या मुराद है, ठीक है। सॉलिड बॉल से मुराद ये है स्टूडेंट्स के आप जिस तरह लोहे की बॉल ले लें, लोहे की बॉल है हमारे पास, ठीक है, वो किस तरह जो है वो प्रॉपर हर साइड से गोल है, इस तरह ये स्फीयर है हमारे पास, ये सॉलिड स्फीयर है। लोहे की बॉल अगर आपने ले ली है वो सॉलिड स्फीयर है। इसका कहना था, जॉन डाल्टन का कहना था, जो एटम है ना हमारे पास वो इस तरह सॉलिड स्फीयर में है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप एक साइज के ना लोहे की बॉल्स ले लें, उनको आपस में मिलाते रहें, ठीक है। इनका ये कहना था जॉन डाल्टन का कि जिस तरह वो लोहे की बॉल्स है ना, जो वो आपस में मिलकर, ठीक है, वो सॉलिड बॉल्स हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर, ठीक है, वो तकरीबन सारी बॉल्स एक जैसी हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह आपस में मिलती हैं, इसी तरह हमारे पास एटम्स है ना, जो वो भी सॉलिड स्फीयर की तरह के हैं, वो भी आपस में मिलते जाते हैं और एलिमेंट्स बनाते हैं। एक जैसे एटम्स जो है वो आपस में मिलते हैं और वो एलिमेंट्स बनाते हैं। और एटम की जो शेप है उसने बताया कि सॉलिड स्फीयर की शक्ल की होती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सॉलिड स्फीयर मॉडल एटम का पेश किया, ठीक है। किसने? जॉन डाल्टन ने 1803 में, और उसने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर इसको पेश किया था। स्टूडेंट्स समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है। आपने यहाँ अभी तक हमने 2 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ी है, एक डेमोक्रिटस जिसने एटम का आइडिया दिया था, ठीक है, ग्रीस का रहने वाला था। जॉन डाल्टन, इसने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एटम का प्रूफ दिया था, और इसने, ठीक है, कौन सा मॉडल पेश किया था? सॉलिड स्फीयर मॉडल इसने पेश किया था। उसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का मतलब है, ठीक है, जितना हमारे पास 21वीं सदी चल रही है ना, 21वीं सदी में हमारे पास क्या है? 2025, ठीक है। अब ये 2025 से 21वीं सदी है। तो स्टूडेंट्स जब देखिए 21वीं है, इसका मतलब 2000 सन चल रहा है। जब 19th सेंचुरी की 19th सेंचुरी का मतलब है 1800, ठीक है, आगे समथिंग। अब उसकी लास्ट डिकेड, आखिरी दहाई, डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स, 10 साल को। तो आखिरी दहाई का क्या मतलब है? एक सदी के अंदर ना 10 डिकेड्स होती हैं, 10 दहाइयां होती हैं, ठीक है। जैसे 1 से 10 ये पहली दहाई, ठीक है, 11 से 20 ये दूसरी दहाई, 21 से 30 ये तीसरी दहाई। जैसे आखिरी दहाई मतलब 1890 से लेकर 1900 तक, ठीक है। ये आखिरी दहाई के अंदर ना हमारे पास साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक खास किस्म की ना ट्यूब होती है, इसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। स्टूडेंट्स, इस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इसको हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस पर होगा। हम पहले देखेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है, फिर हम, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब पर ना कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर पता ये चला कि वो चीज जिसको हम समझ रहे थे कि चीज तो मजीद तकसीम हो ही नहीं सकती, ये तो है ही इंडिविजिबल, इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, वो चीज भी आगे छोटी छोटी मजीद हिस्सों से मिलकर बनी है, ठीक है। और उनको क्या नाम दिया गया? हमें पता चला कि जो एटम्स हैं वो प्रोटॉन से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। किस किस से मिलकर बनते हैं? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। जो प्रोटॉन से, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसका पता हमें कैसे चला? इसका पता हमें इस तरह से चला कि जो पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन्स आते थे ना, ठीक है, तो वो पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस तरह से जो प्लेट है, हम कल इसके जो डिस्चार्ज ट्यूब का जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना उसकी, ठीक है, तो वहां में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते थे, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो हमें पता चला कि इनके ऊपर ऐसा चार्ज है जो किससे ऑपोजिट है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना हमारे पास, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते थे। तो इस तरह से हमें जो था इनके एक्सिस्टेंस का, इनके वजूद का हमें पता चला था। हमारा अगला टॉपिक जो है वो डिटेल से हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को हमने पढ़ना है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें
कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और एक और एमसीक्यू आपने जो यहाँ से ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना भारी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास यही चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। कुछ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपनी पॉइंट्स हैं अपने कॉपी के ऊपर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको समझने में मदद देंगे इस चैप्टर को। हमारे पास सबसे पहले डेमोक्रिटस ने एटम का आइडिया दिया था, जॉन डाल्टन ने सॉलिड स्फीयर मॉडल पेश किया था। क्या किया था, सॉलिड स्फीयर मॉडल जिसने पेश किया था। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हैं, इसने प्लम पडिंग मॉडल पेश किया था। जो पिछली बुक थी उसके अंदर इसका जिक्र था, अभी आपकी बुक के अंदर नहीं है, होपफुली हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लम कहते हैं हलवे को, ठीक है। प्लम पडिंग मॉडल क्या था, इसने एक स्वीट, एक मिठाई, जिसने हलवा है ना, हलवा एक मिठाई, इसकी एग्जांपल दी थी। उसने कहा था कि जिस तरह हलवे के ऊपर आप पडिंग करते हैं, पडिंग का मतलब जो आप ये समझ लें, ठीक है, ऊपर जो बादाम वगैरह, ठीक है, आप ऊपर डालते हैं ना हलवे के ऊपर, इस तरह से आप सजाने के लिए डालते हैं। इस तरह इसका कहना था जो एटम है ना हमारे पास, एक पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब इस तरह हमारे पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर सबके ऊपर ना एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरह पड़े हुए, जैसे हलवे, ठीक है, जैसे हलवे के ऊपर आप पडिंग करते हैं, ठीक है, वो जो आपने डेकोरेशन करनी होती है ना, ठीक है, बादाम वगैरह बाकी चीजों के ऊपर हल्की हल्की से लगा देते हैं डेकोरेशन के लिए, उसे पडिंग कहते हैं। तो प्लम पडिंग मॉडल से क्या मुराद है, हलवे के ऊपर इस तरह से पडिंग होती है ना, इसी तरह हमारे पास ये जो एटम है वो इस तरह पॉजिटिव स्फीयर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो इस तरह रैंडमली पड़े होते हैं उसके ऊपर, समझ आ रही है, धसे हुए होते हैं। ये प्लम पडिंग मॉडल बाद में पता चला कि नहीं, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो था वो फिर आके न्यूक्लियर मॉडल दिया। उसने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, बल्कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस पड़े होते हैं, और उसके गिर्द हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोहर ने स्टूडेंट्स, ठीक है, इसने न्यूक्लियर मॉडल दिया, इसने प्लेनेटरी मॉडल दिया, ठीक है। प्लेनेटरी मॉडल से मुराद क्या है, हम जितना पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सन है वो हमारे पास इस तरह से रेस्ट में है, और जमीन और बाकी सारे इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी तरह हमारे पास बोहर का कहना था कि न्यूक्लियस है ना जो, वो रेस्ट पर है, और बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेनेटरी मॉडल था, ठीक है। अब प्लैनेट्स है ना हमारे पास, ठीक है, जिस तरह अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, प्लैनेट्स हमारे पास इस सन के गिर्द इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना जो वो भी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। ये इसका प्लेनेटरी मॉडल था, ठीक है। आपके एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम एटम जो है, एटम का मॉडल है वो किस तरह प्लेनेटरी मॉडल से जो है वो रिजेम्बलेंस दिखाता है, ठीक है। हम इसको जो पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इसका रेफरेंस दे रहा हूं, तो आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां तक, उसके बाद अब जो करंटली जो कांसेप्ट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है श्रोडिंजर। क्या नाम है इनका, श्रोडिंजर। क्या नाम है स्टूडेंट, श्रोडिंजर। इसका सबसे ज्यादा, इसका इसने पेश किया था क्वांटम मॉडल। क्या नाम है, क्वांटम मॉडल। एटम का क्वांटम मॉडल पेश किया था। थ्री डायमेंशनल में मॉडल है एटम का, क्वांटम मॉडल जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम इंशाल्लाह आपकी बुक के अंदर तो इसे नहीं डिस्कस किया गया, इसे इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस करेंगे क्वांटम मॉडल क्या होता है। तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है क्वांटम मॉडल अब एटम का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एटम के मुतालिक कुछ सीधा सी बातें थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की। बाकी आप होपफुली आप लोगों ने निशानात लगा लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।